बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम क्लास 10 चैप्टर 10 का हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे साल्ट्स का, जिसमें टाइप्स ऑफ साल्ट्स इसको हमने स्टडी करना है। अगर टाइप्स ऑफ साल्ट्स की बात की जाए तो इससे पहले आपको साल्ट्स की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स ये आपको प्रोवाइड कर दी गई है, और उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स इसको पढ़ा था। टाइप्स ऑफ साल्ट उसके बाद आने वाला इस टॉपिक का तीसरा लेक्चर आ रहा है ये, जिसमें हमने साल्ट्स की 6 टाइप्स इनको हमने स्टडी करना है, जिनमें शामिल नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स, नंबर 2 एसिडिक साल्ट्स, नंबर 3 बेसिक साल्ट्स, नंबर 4 डबल साल्ट्स, नंबर 5 मिक्स साल्ट्स एंड नंबर 6 पर कॉम्प्लेक्स साल्ट्स ये आ रहे हैं। तो ये टाइप्स ऑफ साल्ट्स हैं, इनको वन बाय वन डेफिनेशंस, इनकी प्रिपरेशन, इनकी इक्वेशंस, केमिकल प्रोसेस, इनको हमने डिटेल से स्टडी करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट हमारे पास टाइप है नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स। इसके नाम से जाहिर है नॉर्मल और न्यूट्रल, यानी कि ना एसिडिक नेचर रखेगा ना ही ये बेसिक नेचर रखता है, ये नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट आर साल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय total replacement of ionizable H positive ions of acids. Total replacement of ionizable H positive ions of acid by positive metal ions, और NH4 पॉजिटिव आयंस, अमोनियम रेडिकल जिसे हम कहते हैं, NH4 पॉजिटिव आयन, अ साल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस ऑफ एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयंस और NH4 पॉजिटिव आयंस, इट इज कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स। उसे नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट का नाम भी दिया जाता है। नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स का नाम देंगे। अब यहाँ पे ऐसा साल्ट जिसमें, अब चूंकि यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, पॉजिटिव मेटल आयन वो किसी बेस के भी हो सकती है, डायरेक्ट मेटल भी हो सकती है, तो वो पॉजिटिव मेटल आयन या अमोनियम रेडिकल, ये टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल, टोटल रिप्लेसमेंट मुकम्मल तौर पर निकालना, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस ऑफ एसिड। एसिड में जितने भी हाइड्रोजन आयंस होंगे वो तमाम हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। उनको रिप्लेस कौन करेगा? पॉजिटिव मेटल आयन। ये टोटल रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं। आपको याद होगा हमने इससे पीछे एक आर्टिकल पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, इसको भी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट में जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करती है, वो एसिड के हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाती है, उसे टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयंस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे तमाम हाइड्रोजन आयंस जब निकल जाएं, कोई भी हाइड्रोजन बाकी ना बचे, तो वो साल्ट ना एसिडिक बनेगा ना बेसिक बचेगा, यानी कि वो ओवरऑल नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट का नाम देते हैं। अब इसकी इंडिकेशन, दे आर न्यूट्रल टू लिटमस, यानी जब इनका लिटमस पेपर टेस्ट किया जाएगा तो ये लिटमस में कुछ भी इफेक्ट नहीं देते, दे आर न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस पेपर पर, लिटमस सॉल्यूशन के अंदर ये न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं होता, दे आर न्यूट्रल टू लिटमस। अगर इनकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो वेरी सिंपल एंड कॉमन, आप कोई भी रिएक्शन करवा लें, चाहे वो आप न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन करवा लें, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप परफॉर्म करके इस साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट करे HCl के साथ, तो यहाँ पे ये है सोडियम पॉजिटिव मेटल आयन
Na पॉजिटिव आयन, ये Na पॉजिटिव आयन रिप्लेस करेगा इस एसिड के हाइड्रोजन आयंस को, H पॉजिटिव आयन को टोटल रिप्लेसमेंट, यानी सारे हाइड्रोजन आयन एक था वो भी निकल जाएगा और उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाएगा और बना देगा साल्ट NaCl। और जो हाइड्रोजन निकला यहां से वो हाइड्रोजन जाएगा इस OH नेगेटिव के पास, ये H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर H2O बन जाएगा। इस तरह से आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवा के भी यही प्रोसेस कर सकते हैं। और भी कुछ रिएक्शंस हैं आप उनको कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हर एग्जाम्पल हर टाइप के अंदर एक एक एग्जाम्पल होना लाजमी है, एक एक कम से कम एक एक एग्जाम्पल होना लाजमी है, एक से ज्यादा भी की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ दूसरी एग्जाम्पल कर देते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उसको आप रिएक्ट करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। यहां से ये पोटाशियम है K पॉजिटिव मेटल आयन, अब पोटाशियम दोनों हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा, बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। पोटाशियम हाइड्रोजन को निकालेगा और SO4 के साथ अटैच हो जाएगा KSO4। अगर साल्ट की फॉर्मूले की बात करें, जो कि सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव आयन, तो वो 2 नेगेटिव आयन क्रॉस एक्सचेंज होगा, 2 आ जाएगा चार्ज पोटाशियम के नीचे और ये बन जाएगा K2SO4। अब यहाँ 2 पोटाशियम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रिएक्टेंट में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे KOH को, 2 पोटाशियम साथ में 2 OH ग्रुप, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन इन दोनों OH ग्रुप को मिलाएंगे, एक हाइड्रोजन और एक OH मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, 2 हाइड्रोजन 2 OH के साथ मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 2 OH 2 H2O ये प्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरह से आपका ये नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी हमारी टाइप आ रही है एसिडिक साल्ट्स की। एसिडिक साल्ट्स जो कि इसकी सेकंड टाइप है एसिडिक साल्ट, इसमें एसिडिक नेचर पाई जाएगी। एसिडिक नेचर होती है चूंकि यहां पे तमाम हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो गए थे तो वो न्यूट्रल हो गया था, अगर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो तो वो एसिडिक नेचर में आ जाता है, उसको एसिडिक साल्ट का नाम देते होंगे। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो a salt that is formed by, अब यहां पे था टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, लेकिन यहां टोटल रिप्लेसमेंट नहीं होगी बल्कि पार्शियल रिप्लेसमेंट, पार्शियल यानी जुजवी तौर पर तब्दील होना, पार्शियल रिप्लेसमेंट, partial replacement of H positive ions, H positive ions of acid by positive metal ions। यहां पे पॉजिटिव मेटल आयंस ने, अब जैसे नॉर्मल साल्ट में पॉजिटिव मेटल आयंस ने तमाम H पॉजिटिव आयन एसिड के तमाम H पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस कर दिया था पॉजिटिव मेटल आयंस ने, टोटल रिप्लेसमेंट कर देंगे तो वो नॉर्मल साल्ट हो जाएगा। अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट कर देंगे तो वो आपका नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट, अ साल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑफ एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयंस। अब पॉजिटिव मेटल आयन के साथ जो पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनते हैं उसको आप नाम देंगे एसिडिक साल्ट का नाम देते हैं। अब एसिडिक साल्ट की इंडिकेशन क्या होती है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है, तो एसिड्स की लिटमस पर क्या इफेक्ट होता है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब एसिड की यही निशानी है ना कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो ये साल्ट जब वाटर में डिसॉल्व किए जाए तो इसका लिटमस टेस्ट आप करेंगे तो ये ब्लू लिटमस उसको रेड में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू का रेड में कन्वर्ट होना इंडिकेट करता है कि ये नॉर्मल, ये आपके एसिडिक नेचर रखने वाले साल्ट्स हैं। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास, अब यहाँ एक चीज का आपने ख्याल रखना है, नॉर्मल साल्ट में आपने ऐसा एसिड यूज किया था जिसके पास एक हाइड्रोजन है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन वाला एसिड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कम से कम आपने जो एसिड यूज करना है एक से ज्यादा हाइड्रोजन वाला हो। जैसे NaOH बेस है तो आप एसिड कौन से यूज कर लें, H2SO4 आप यूज करेंगे, क्योंकि पार्शियल रिप्लेसमेंट तो तभी होनी है ना, अगर 2 होंगे तो एक निकल जाए एक बाकी बच जाए तो वो बन जाएगी आपकी पार्शियल रिप्लेसमेंट।
अब यहाँ पे ये Na पॉजिटिव आयन, सोडियम मेटल आयन, इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, एक बाकी बचेगा, तो ये बन जाएगा NaHSO4। H2SO4 था, एक हाइड्रोजन चला गया, बाकी एक हाइड्रोजन बचेगा, रह जाएगा HSO4। उस जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह पे सोडियम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NaHSO4। जो हाइड्रोजन निकला था वो मिलेगा इस OH नेगेटिव आयन के साथ, और क्या बन जाएगा ये वाटर, H2O वाटर, ये प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, सोडियम बाइसल्फेट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो इसमें एक H पॉजिटिव आयन मौजूद है। जब इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में डिसएसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर सकता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट मुताबिक हाइड्रोजन आयन देने वाला एसिडिक नेचर होता है, तो है तो ये साल्ट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स भी मौजूद हैं। Na पॉजिटिव आयन है, सल्फेट नेगेटिव आयन्स हैं, साल्ट भी है, लेकिन एक हाइड्रोजन आयन मौजूद है जो कि वाटर में डिसएसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये आपका नॉर्मल साल्ट नहीं बना, ये एसिडिक साल्ट है। भी अगर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं, जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए थे, K2SO4 बना था, कोई हाइड्रोजन बाकी नहीं बचा, वो नॉर्मल साल्ट है। अगर एक हाइड्रोजन बाकी रह गया है, इसका मतलब कि ये एसिडिक नेचर रखने वाला साल्ट है। इसके साथ एक और एग्जांपल आप कर लें, जैसा कि KOH, इसकी आप एग्जांपल कर लें H3PO4 फास्फोरिक एसिड के साथ, इसका आप रिएक्शन करवा लें। अब यहाँ पोटाशियम क्या करेगा, तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बाकी दो हाइड्रोजन रह जाएंगे। A3PO4 था, H2PO4 बाकी बचेगा, जहां से हाइड्रोजन निकला था वहां पे आ जाएगा पोटाशियम, दैट इज KH2PO4, और जो हाइड्रोजन निकला था वो OH के साथ मिलकर बनाएगा वाटर, H2O वाटर प्रोड्यूस कर देगा। अब KH2PO4, अभी इसमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं जो प्रोवाइड हो सकते हैं, तो KH2PO4 अभी आपका एसिडिक साल्ट है। अब ये एसिडिक साल्ट है, इनको नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एसिडिक साल्ट्स कैन बी कन्वर्टेड into normal salts। इनको आप नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय रिएक्टिंग विद बेस। अब चूंकि एसिडिक है तो एसिडिक साल्ट जो है इनको आप वापस एसिडिक साल्ट्स को नॉर्मल साल्ट बना सकते हैं। एसिडिक को न्यूट्रल कौन करेगा, बेस। जैसे यहां ये बेस से आप रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जिस बेस से पहले रिएक्ट करवाया था उसी बेस से आप इस साल्ट को दोबारा रिएक्ट करवा दें, ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट साल्ट है, इसको आपने न्यूट्रल करने हैं, NaHSO4 इसको न्यूट्रल करना, तो उसी बेस के साथ जिसका पहले रिएक्ट करवाया था उसी से आप दोबारा रिएक्ट करवा दें, NaOH, तो सेम वही बेस आप रिएक्ट करवा दें। अब यहाँ सोडियम, ये बाकी बचने वाला एक हाइड्रोजन, इसको भी निकाल देगा, सोडियम इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा। एक सोडियम पहले है, एक सोडियम और आ जाएगा, 2 सोडियम सल्फेट के साथ मिल जाएंगे, और क्या बन जाएगा, Na2SO4। अब सोडियम सल्फेट के पास कुछ भी हाइड्रोजन आयंस नहीं बचे, ये नॉर्मल हो गया। जब हाइड्रोजन आयंस ना रहें तो नॉर्मल साल्ट बन जाएगा Na2SO4। अब जो हाइड्रोजन निकला था वो OH के साथ मिलेगा, और क्या बन जाएगा, वाटर, H2। इसी तरह हम इस KH2PO4 इसको भी न्यूट्रल कर सकते हैं, सेम उसी बेस के साथ जिसके साथ पहले रिएक्ट करवाया था उसके साथ रिएक्ट करके आप उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, KH2PO4। जब रिएक्ट करेगा KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ रिएक्ट करेगा। अब पोटाशियम क्या करेगा, यहां मौजूद हाइड्रोजन इनको रिप्लेस करेगा। अब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं, इसका मतलब 2 पोटाशियम यहां पे हमें चाहिए, तो बुक पे ये अलग अलग से रिएक्शन 2 स्टेप में करवाया हुआ है, तो आप 2 की बजाय 1 स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी कोई इशू नहीं होता। आप इक्वेशन के यहीं पे बैलेंस कर लें, आप 2 पोटाशियम ले लें, आप 2 पोटाशियम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और खुद उनकी जगह पे लग जाएंगे। अब 1 पोटाशियम पहले है, 2 पोटाशियम और आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज K3। पहले K1 था, एक पोटाशियम था, अब 2 पोटाशियम और आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा K3PO4 पोटाशियम फॉस्फेट, K3PO4 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन निकले थे वो इन दोनों OH ग्रुप के साथ मिलेंगे, और एक हाइड्रोजन एक OH से मिलकर एक वाटर, 2 हाइड्रोजन 2 OH के साथ मिलकर बनेंगे 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स
प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह आप इन एसिडिक साल्ट्स को न्यूट्रल साल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी हमारी टाइप है यहां पे आ रही बेसिक साल्ट्स। इन बेसिक साल्ट्स को हमने कंप्लीट करने हैं। नंबर 3 बेसिक साल्ट्स। अब जैसे एसिडिक साल्ट जो एसिडिक साल्ट बने थे इनकम्प्लीट या पार्शियल रिप्लेसमेंट से, यहां बेसिक साल्ट बनाने के लिए आपको चाहिए OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए है, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप बेस का ही लेंगे। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, a salt that is formed by incomplete neutralization of a polyhydroxy base, incomplete neutralization of a polyhydroxy base by an acid। अब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन तो करते हैं, लेकिन यहां पे आपने इस बेस की न्यूट्रलाइजेशन एसिड से करवानी, लेकिन वो कौन सी न्यूट्रलाइजेशन होगी? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। बेस की एसिड के साथ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा, लेकिन यहां पे बेस आप कौन सा बेस यूज करेंगे? दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी यानी मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाले जो बेस होंगे उसे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का नाम देते हैं। A salt that is formed by incomplete neutralization of a polyhydroxy base by an acid। बेस की एसिड से रिएक्शन करवाना है, न्यूट्रलाइजेशन होनी है, लेकिन जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस एक से ज्यादा OH ग्रुप रखने वाले बेस हैं, उनकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए जैसे यहां पे हुई थी, एसिड और बेस का रिएक्शन को है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई और बनने वाला साल्ट कौन सा था? नॉर्मल साल्ट। लेकिन यहां पे आप करवाएंगे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। अब चूंकि ये बेसिक साल्ट है, तो बेसिक साल्ट की इंडिकेशन क्या होती है? बेसिक साल्ट या वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे एसिडिक साल्ट ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, बेसिक साल्ट उनकी इंडिकेशन क्या होती है? दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। जब इसका लिटमस टेस्ट करवाया जाए तो लिटमस टेस्ट में ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू। यहां पे ब्लू आएगा, तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि ये आपके बेसिक साल्ट होते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं बेसिक साल्ट बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहां पे आपने ऐसा बेस यूज करना है जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप हों। जैसे एसिडिक साल्ट बनाने के लिए आपने वो वाला एसिड यूज किया था जिसके पास 1 से ज्यादा हाइड्रोजन हो, 2 या 3 हाइड्रोजन हो, ताकि उसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट हो सके। यहां आप वो वाला बेस यूज करेंगे जिसकी 1 से ज्यादा OH ग्रुप हो जिसके पास। इसलिए अगर एक वाला यूज किया वो तो एक था, वही निकल गया। जब एक ही OH ग्रुप हो और वो निकल जाए तो पीछे क्या बचा? वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहां पे ऐसा बेस यूज करने हैं जिसके पास 1 से ज्यादा OH ग्रुप हो, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप यूज करेंगे। जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड के साथ, अब एसिड आप वो वाला यूज करेंगे जिसके पास 1 हाइड्रोजन हो, यानी आपने वो वाला एसिड यूज नहीं कर लेना जिसके पास 1 से ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो वो तो अगर 1 से ज्यादा हो तो वो तो सारे OH को निकाल लेगा। आप यहां पे वो वाला एसिड यूज करें जिसके पास सिंगल हाइड्रोजन हो। ये चंद एक ट्रिक्स हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। यहां बेस वो वाला यूज किया है जिसके पास 1 OH ग्रुप हो, एसिड वो यूज किया जिसके पास 1 से ज्यादा हाइड्रोजन हो। यहां बेस में आपने बेसिक साल्ट में आपने वो वाला बेस यूज करना है जिसके पास 1 से ज्यादा OH ग्रुप हो। जैसे 1 से ज्यादा हाइड्रोजन वाले एसिड यूज किए हैं, यहाँ 1 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाले बेस यूज करेंगे। लेकिन एसिड आप वो यूज करेंगे जिसके पास 1 हाइड्रोजन हो। जैसे यहाँ बेस वो यूज किया था जिसके पास 1 OH था। ये आपने ट्रिक्स याद रखने हैं रिएक्शन
तब आपको ये कंप्लीट समझ आएंगे, अदरवाइज आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत कर बैठेंगे। अब हो गए यहाँ से क्या, कैल्शियम के साथ 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, 1 हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, एक हाइड्रोजन दोनों OH में से एक OH को रिप्लेस करेगा, एक OH यहाँ पे बाकी बचेगा, जहां से OH निकला था वहां पे क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूं, यहाँ पे कैल्शियम के साथ 2 OH ग्रुप हैं प्लस HCl, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन इस एक OH को निकालेगा, वाटर बनेगा, जहां से OH निकला उस जगह पे क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन, तो CaOHCl ये बाकी बचेगा, दैट इज CaOH एक बाकी रह गया था और उसकी जगह पे दूसरा जो OH था वो निकल गया, उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, CaOHCl ये बनेगा। और जहां से हाइड्रोजन और OH निकले थे, हाइड्रोजन और OH मिलकर ये क्या बनेंगे, H2O वाटर, ये प्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह से आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, न्यूट्रल साल्ट्स में उसको जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवा सकते हैं, तो ये बेसिक साल्ट्स उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह एक और एग्जांपल आप यहां से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवा देते हैं आप HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड HNO3 से रिएक्ट करवा दें, लेकिन यहाँ पे आपने वो वाला हाइड्रोजन एसिड यूज नहीं करना जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोजन हो, सिंगल हाइड्रोजन वाला एसिड आप यूज कर रहे हैं। अब यहाँ 3 OH ग्रुप है, हाइड्रोजन एक OH को निकाल लेगा, बाकी कितने रह जाएंगे, 2 OH बाकी रह जाएंगे, इट इज AlOH ट्वाइस, OH थ्राइस था, OH ट्वाइस बाकी रह जाएगा, जो OH निकला था उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, NO3 नाइट्रेट, NO3 बाकी रह जाएगा, और जो हाइड्रोजन निकला था वो इस हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा H2O। अब यहां देखें इसके पास अभी OH ग्रुप मौजूद हैं, अगर साल्ट के पास OH ग्रुप मौजूद हो, साल्ट इसलिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद है, आयनिक कंपाउंड है इस वजह से, और बेसिक किस वजह से, इसके पास OH ग्रुप मौजूद है, तो आर्हेनियस के मुताबिक जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसएसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये बेसिक नेचर रखने वाले साल्ट्स हैं, साल्ट्स भी हैं लेकिन बेसिक साल्ट्स हैं। जैसे हमने एसिडिक साल्ट्स जो हैं उनको न्यूट्रल किया था बेस के साथ रिएक्ट करके, आप इन बेसिक साल्ट्स को वापस न्यूट्रल कर सकते हैं उन्हीं एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा के। बेसिक साल्ट्स दे मे टर्न टू न्यूट्रल बाय रिएक्टिंग विद एसिड, एसिड से रिएक्ट करवा के वापस आप बेसिक साल्ट्स को न्यूट्रल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला कैल्शियम और OHCl, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, यहाँ पे CaOHCl जब रिएक्ट करेगा सेम उसी एसिड के साथ जिसका पहले इसने रिएक्ट किया था HCl के साथ, तो होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन इस OH को निकालेगा, बाहर निकाल देगा, अपने साथ मिलाकर वाटर बना देगा, एक क्लोरीन पहले था, एक क्लोरीन और साथ में शामिल हो जाएगा, तो कैल्शियम के साथ अब 2 क्लोरीन हो जाएंगे, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनेगा, और H इस OH के साथ मिलकर वाटर बन जाएगा, इट इज H2O, वाटर प्रोड्यूस कर देगा। अब कैल्शियम क्लोराइड के साथ कोई भी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचा, न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका AlOH ट्वाइस NO3, उसको दोबारा HNO3 से रिएक्ट करवा दें। अब एक स्टेप में मैं करवाने लगा हूं, आप रिएक्शंस को जरा समझिएगा, एक स्टेप में आप कंप्लीट करेंगे। यहां जैसे हमने यहां 2 बेस यूज कर लिए थे 2 हाइड्रोजन निकालने के लिए, अब यहां 2 OH ग्रुप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, HNO3 के 2 ग्रुप यूज कर लेंगे, 2 ग्रुप, 2 हाइड्रोजन, दोनों OH को निकालकर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। एक NO3 पहले था, एक अब यहां 2 NO3 और आके अटैच हो जाएंगे एल्यूमिनियम के साथ, ये बन जाएगा AlNO3 थ्राइस, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, AlNO3 थ्राइस बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन दोनों OH को साथ मिलाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2
H2O ये प्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह से ये आपका एल्यूमिनियम नाइट्रेट एक न्यूट्रल साल्ट बन गया। तो ये 3 टाइप्स साल्ट्स की हमारी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने पढ़ा है नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स को, एसिडिक साल्ट्स और बेसिक साल्ट्स। ये हमने 3 टाइप्स की हैं। मैं एक साइड पे हट रहा हूं, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम अगली जो टाइप्स हैं जिसमें शामिल हमारी डबल साल्ट्स हैं, मिक्स साल्ट्स और कॉम्प्लेक्स साल्ट्स, उनको भी इसी वीडियो में ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो यूं आपका ये आर्टिकल कंप्लीट होगा। तो अभी मैं एक साइड पे हट रहा हूं, अगर आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 3 पे आएगा हमारा, नंबर 4 पे आएगा डबल साल्ट्स। डबल साल्ट के नाम से जाहिर है कि इसमें 2 तरह के साल्ट मौजूद होते हैं, यानी 2 साल्ट मिलकर एक सिंगल साल्ट बना दे, उसको डबल साल्ट का नाम देंगे। डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल साल्ट्स, यानी इसमें 2 नॉर्मल साल्ट्स आपस में मिलेंगे, 2 नॉर्मल साल्ट मिलकर when they are crystallized from a mixture of equimolar saturated solution. Equimolar means same molarity, equal molarity। जब आपने 2 नॉर्मल साल्ट्स के सोल्यूशन को बनाना है, कैसे बनाना है कि दोनों साल्ट्स की मोलैरिटी सेम होनी चाहिए, एक जैसी मोलैरिटी, सेम मोलैरिटी वाले दोनों साल्ट्स का आप उनको मिक्स करेंगे, उस मिक्सचर को क्रिस्टलाइज करेंगे। क्रिस्टलाइज कैसे किया जाता है कि आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन दोनों के, हीट करेंगे। तो हीट करने पर 2/3 वाटर आप इवेपोरेट कर दें, 1/3 वाटर बाकी रह जाए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनता है, उसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। तो 2 नॉर्मल साल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द इंडिविजुअल साल्ट्स कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, यानी हर साल्ट के कंपोनेंट्स अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं। यानी जिन दोनों साल्ट्स को आपने मिक्स किया था, मिक्स चूंकि मिक्सचर है, अपनी फिजिकल केमिकल आइडेंटिटीज तो ये बरकरार रखेंगे। Each the individual salt components retain their properties. The anions and cation give their respective test. यानी हर साल्ट के एनाइंस और केटाइंस अपने मुतलका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब इनको साल्ट एनालिसिस में लेके आते हैं, साल्ट को आइडेंटिफाई करने के टेस्ट किए जाते हैं, इनके केटाइंस और एनाइंस अपने मुतलका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल मोहर साल्ट, that is FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6H2O, यानी फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों की सेम मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन, ये दोनों 1 मोलर हो सकते हैं, हाफ मोलर भी हो सकते हैं, 2 मोलर भी हो सकते हैं। तो सेम मोलैरिटी वाले दोनों साल्ट सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे और मिक्स करके क्रिस्टलाइज करेंगे। एंड पे जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएंगे। पोटाश एलम, that is K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24 water of crystallization 24 H2O, यानी पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर पोटाश एलम बनाते हैं, जिसे आमतौर पर फटकरी कहा जाता है, उर्दू में से फटकरी कहते हैं। साल्ट है ये पोटाश एलम। फेरिक एलम, दैट इज K2SO4 dot Fe2SO4 thrice, यानी पोटाशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट, इनको आप मिक्स करेंगे 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी ये आपने इनको क्रिस्टलाइज करना है, सारा वाटर इवेपोरेट नहीं करना, एक आपने कुछ हिस्सा पानी का बचा लेना है ताकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से इनके क्रिस्टल्स हैं ये बन सके। तो इस तरह के साल्ट्स जो कि 2 नॉर्मल साल्ट के सॉल्यूशन से तैयार किया जाए, उसे डबल साल्ट का नाम देते हैं, जिसमें दोनों साल्ट एज सेम एज इट अंदर मौजूद होते हैं। नंबर 5 पे आ जाएगा मिक्स्ड साल्ट। मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन 1 एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स, यानी इनमें एक से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स पाए जाते हैं, उसको मिक्स्ड साल्ट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl into Cl, कैल्शियम अपने साथ क्लोराइड को अटैच करेगा, दरमियान में OCl ग्रुप अटैच होता है, यानी एक कैल्शियम के ऊपर OCl ग्रुप और साथ में क्लोरीन अटैच होता है, इसे ब्लीचिंग पाउडर का नाम दिया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर में देखा जाए तो ये भी एनाइन है, यानी 2 इसके एनाइंस जिनके एसिडिक रेडिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं। 2 एसिडिक रेडिकल, एक से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल हो सकता है, तो चूंकि 2 एसिडिक रेडिकल, इसका मतलब ये आपका मिक्स्ड साल्ट कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट अपने नाम से जाहिर है कि ये कॉम्प्लेक्स अपने कीटाइंस और एनाइंस रखता है। अ कॉम्प्लेक्स साल्ट ऑन डिसएसोसिएशन प्रोवाइड अ सिंपल कीटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन और वाइस वर्सा,
जो आपके कॉम्प्लेक्स साल्ट हैं ये डिसएसोसिएट होने पर, टूटने पर सिंपल कीटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन, यानी कि एक आयन इसका सिंपल होगा। अगर कीटाइन सिंपल है तो एनाइन क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स। एक इसका आयन सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल कीटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन और वाइस वर्सा, यानी इसका उल्ट। अगर कीटाइन सिंपल तो एनाइन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और अगर कीटाइन कॉम्प्लेक्स है तो एनाइन सिंपल हो जाएगा। तो एक आयन इसका सिंपल बनता है। ओनली सिंपल आयंस गिव देयर करेक्टरिस्टिक टेस्ट। जो सादा आयन होंगे वही अपने टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल पोटाशियम फेरोसाइनाइड, पोटाशियम फेरोसाइनाइड दैट इज K4 इंटू FeCN हेक्सा, हेक्सा 6 को कहते हैं FeCN हेक्सा फेरोसाइनाइड, पोटाशियम के साथ अटैच होकर पोटाशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटाशियम फेरोसाइनाइड ऑन डिसएसोसिएशन ऑन आयनाइजेशन इट प्रोड्यूस K पॉजिटिव आयन एंड FeCN हेक्सा -4 नेगेटिव आयंस। इसका मतलब अब K पॉजिटिव आयन, इसका पोटाशियम जो K पॉजिटिव आयन है सिंपल कीटाइन है, इसके कीटाइन सिंपल है। अब इसका एनाइन, इसका जो नेगेटिव आयन है ये देखें कॉम्प्लेक्स है। फेरोसाइनाइड जो है उसका कॉम्प्लेक्स आयन जो है ये बनेगा। इसका मतलब कि इसका कीटाइन सिंपल और एनाइन क्या आ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। इस तरह जो साल्ट्स डिसएसोसिएट होने पर उसके एक आयन, चाहे कीटाइन चाहे एनाइन, एक आयन सिंपल और दूसरा आयन उसका कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट्स का नाम देते हैं। तो यूं आपकी ये तमाम 6 टाइप्स ऑफ साल्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो एंड तक देखने पर आपको तमाम तर साल्ट्स, उनकी टाइप्स, उनके रिएक्शंस, उनकी एग्जांपल्स ये मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।